अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम बेटे। बस 2-3 मिनट और देखते हैं, बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाए बेटे। अटेंडेंस साथ साथ लगवाना शुरू कर दो। क्लास रिप्रेजेंटेटिव साथ मार्क करना शुरू कर दे। 3 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं बेटे। थोड़ी देर और वेट कर लें बाकियों का। वस्सलाम बेटे। ओके बेटे, कोई एक बच्चा पेपर पे ये मार्क करता जाए।
ओके बेटे, अब काफी टाइम हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो मेरी कब आई है जो तुम लोग वीडियो के पीछे जाते हो? मेरी तो सारी उम्र तुम्हें बताते गुजर जाएगी कि शुरू में अटेंडेंस लगती है इसलिए मैं खामोश होती हूँ। फिर वही हमेशा का मैसेज, नो वॉइस नो वीडियो। आई विश आई कुड डिलीट दिस मैसेज फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। जब मैंने बताया कि अटेंडेंस मार्क करो तो ऑब्वियसली आई विल कीप क्वाइट। आई डोंट नो व्हाई यू पीपल कीप ऑन सेंडिंग दिस मैसेज अगेन एंड अगेन। क्या कवर किया था फार्माकोलॉजी में लास्ट टाइम? फार्माकोलॉजी में डायूरेटिक्स का चैप्टर खत्म हो गया था हमारा। डायूरेटिक तो आई गेस हमने फिनिश कर लिया था, ऐसा ही था ना? इट वाज फिनिश्ड। ओके, थैंक यू सहर। आज नया हम स्टार्ट करते हैं बेटे। आप द इफ इवन यू केम लेट यू शुड नो द ड्रिल के शुरू के मिनट्स में हम अटेंडेंस मार्क करते हैं। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज क्वाइट एंड दे आर मार्किंग द अटेंडेंस। दैट व्हाई एवरीबॉडी वाज सेइंग प्रेजेंट प्रेजेंट। बेटे, दो इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने फिनिश कर ली हैं, जिसमें से एक हमारा डायूरेटिक्स का है, दूसरा हमारा इंट्रोडक्शन का है। अब एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। ग्रुप के अंदर मैं तुम्हें उसकी स्क्रीनशॉट भेजने लगी हूँ। ऑब्वियसली जिनके पास इनाम दानिश है वो इनाम दानिश खोल लें, और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजने लगी हूँ। बेटे, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एंटी माइक्रोबियल्स। द चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 161 ऑफ इनाम दानिश। इनाम दानिश का पेज नंबर 161 निकाल लो बेटे। एंटी माइक्रोबियल्स का चैप्टर। बुक्स हैं तुम लोगों के पास? बेटे, बुक्स हैं तुम लोगों के पास? ओके।
ओके बेटे, अभी हमारा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंटीबायोटिक्स का। इसमें तुम्हारी पूरी तवज्जो मुझे चाहिए, इसमें कोई भी चीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, साथ साथ क्लियर करनी है, ठीक है? इसमें से काफी ऑब्जेक्टिव आती है बेटे। सबसे पहले जो इनाम दानिश में सारा कुछ स्टार्टिंग में बताया हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। रीड तुम लोगों ने यहां से खुद करना है। होपफुली तुम सबको मेरी आवाज आ रही है विदाउट एनी इंटरप्शन, राइट? ओके, थैंक यू सहर बेटे फॉर कंफर्मेशन एंड हबीबा एज वेल। अच्छा बेटे, हमारे पास जो है हमारे पास क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और किसी भी लोकल साइट पे उनकी मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं कि जी ये इन्फेक्शन हो गया है। फिर इन्फेक्शन होने के बेटे ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। केमिकल फैक्टर, कोई एसिड गिर गया। फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कोई एक्सीडेंट, कोई स्क्रैच, कोई गिरने से। इसके अलावा हमारे पास बर्न्स वगैरह, कोई ऐसा इंटरेक्शन हो गया बर्न्स वगैरह से। ये सारी चीजें इन्फेक्शंस को जो है वो रूल आउट करती हैं। तो जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लिखा हुआ है जनरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐसे एजेंट हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। और एंटीबायोटिक्स ऐसे एजेंट हैं, एंटी माइक्रोबियल की क्लास के अंदर एंटीबायोटिक्स आते हैं। और माइक्रोब्स तो और भी है ना ढेर सारे। स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स वो हैं जो रोकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। ये सारा इंट्रो है, इसको भी तुम्हें मैं रीड करने का टाइम दूंगी। तुम्हें फर्क पता होना चाहिए बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियसिडल के अंदर। बेटे सिडल का मतलब है किलिंग इफेक्ट, स्टैटिक का मतलब है ग्रोथ को रोक देना। एंटीबायोटिक्स को जनरली हम दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम कहते हैं वो वाले एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल नहीं करते लेकिन उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोक देते हैं, हम कहते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। फिर ऐसे एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं वो बैक्टीरियसिडल है। बेटे बाजुकात इस तरह होता है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता, तो या फिर इस तरह है कि जो पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है, तो हमें उसको ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसको जो है एक ऐसी ड्रग देते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देती है। वो फर्दर तो बैक्टीरिया डिवाइड नहीं हो पाता, लेकिन जो करंट बैक्टीरिया मौजूद होता है तुम्हारे ख्याल से फिर वो कैसे जाता है बॉडी से? तुम मुझे बताओ, फिर मैं बताती हूँ। मैंने उसकी ग्रोथ तो रोक दी और उसे फैलने से रोक दिया, ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो जो पहले मौजूद थे उनका क्या, वो कहां जाएंगे? जी बेटे बताओ मुझे, जो बैक्टीरिया मौजूद है वो कैसे जाएंगे बॉडी से? इनएक्टिव हो जाएंगे। कैसे इनएक्टिव हो जाएंगे? आपदा नहीं बेटे, इनएक्टिव कैसे हो जाएंगे वो? जो मैंने ड्रग खाई है उसने उनको मल्टीप्लाई होने से रोक दिया, इसका मतलब है उनकी प्रोजनी बढ़ने से रुक गई है। पहले वो बैक्टीरिया की पता है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32,
20 घंटे में अपने लाइफ साइकिल के टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं वो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ही तो हमने रोकना है, वो रोक दी मैंने, पर जो पहले से मौजूद थे वो कहाँ जाएंगे बेटे? थिंक अबाउट इट। इतना सिली सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, कोई तुक्का ही लगा दो। जूलियस कैसे जाएंगे बेटे? आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, टाइप नहीं करेंगे। वेरी गुड सहर, शाबाश बेटे। बॉडी की इम्यूनिटी, मैंने तुम्हें अभी इशारा भी दिया है कि इम्यूनो जब कॉम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं होगा, इम्यूनो कॉम्पिटेंट होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम ना इस्तेमाल कर। बॉडी की इम्यूनिटी को भी तो मौका दोगे काम करने का। शाबाश सहर बेटे। देखो जब किल हो गई, तुमने उसको डिवीजन से रोक दिया, अब जो मौजूद है बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे बॉडी से निकाल देगा एंड यू विल इवेंचुअली गेट रिड ऑफ इट। लेकिन अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या इन्फेक्शन बॉडी में इतना फैल चुका है कि हम इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा, उसका मौका नहीं देना चाहते, या उसकी वजह से हम और डिले नहीं करना चाहते, तो हम सिंपली बैक्टीरिसिडल ड्रग देंगे ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म करे। बाजुकात कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए सिर्फ बता रही हूँ, और बाकी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो बैक्टीरिया की किलिंग इफेक्ट होता है ना, एक टाइम डिपेंडेंट किलिंग होती है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है। बैक्टीरियसिडल भी आगे दो टाइप्स में जाता है। टाइम डिपेंडेंट किलिंग बैक्टीरियसिडल इफेक्ट वो होता है जो जिसका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से कोई टाइम नहीं होता, वो एक लिमिटेड टाइम में अपना इफेक्ट करके बैक्टीरिया को किल करता है। और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग ये होती है जिस तरह ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ती चली जाती है, बैक्टीरिया अपना ड्रग अपना किलिंग इफेक्ट शो करती चली जाती है। तो हम जनरली कहते हैं दो टाइप की किलिंग इफेक्ट होता है, टाइम डिपेंडेंट किलिंग एंड कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। यानी कि बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन इतनी रहती है कि वो अपना इफेक्ट कर ले। इसकी एक एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। सॉरी, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग से किल करते हैं बैक्टीरिया को, इसीलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को दिन में एक दफा लिया जाता है। हाफ लाइफ याद है ना, मैंने क्या बताया था? हाफ लाइफ ड्रग की शेड्यूल डिटरमिन करने में हेल्प करती है कि अगली डोज कब लेनी है। तो हाफ लाइफ उनकी ज्यादा होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, सारा दिन ब्लड में उसका इतना लेवल रहता है कि उसकी अगली डोज की जरूरत नहीं पड़ती, और वो अपना किलिंग इफेक्ट आसानी से बॉडी में रखते हैं। क्या तुम्हें समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन तो नहीं अराइज हो रहा? बेटे आर यू विद मी? ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा बेटे, अब एक क्लासिफिकेशन तो तुमने बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स की ऐसे पढ़ ली, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियसिडल। एक और क्लासिफिकेशन की टाइप है जो डिपेंड करती है उसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के ऊपर, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के ऊपर, कि वो कितनी किस्म के बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई ड्रग काम कर सकती है। उसकी बेस के ऊपर हम एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बेटे नैरो स्पेक्ट्रम में ऐसी ड्रग्स आती हैं जो किसी खास टाइप या ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, कोई एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं या किसी खास ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट, इसके अलावा वो ड्रग्स किसी और के अगेंस्ट काम नहीं करती। इसका मतलब है वो नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, वो क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम है। जैसे कि
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हम आइसोनाइजिड देते हैं। तो आइसोनाइजिड जो है वो सिर्फ इसी के अगेंस्ट काम करती है, जो टीबी का हमारा बैक्टीरिया है, जो कि ट्यूबरकल्स वगैरह जिसमें फॉर्म होते हैं, यू नो ऑल दैट टियोलॉजी एंड ऑल दैट। सो जो एम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट काम करती है ड्रग, वो हमारे पास आती है बेटे नैरो स्पेक्ट्रम में, क्योंकि वो किसी और टाइप के अगेंस्ट काम नहीं करती बेटे। फिर आ जाती है हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टाइम टाइप आती है हमारे पास एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। एक्सटेंडेड का मतलब है बेटे कि ये जो हमारे पास है ये क्या करती है, ये इफेक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स एंड एक्ट अगेंस्ट सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या करती है, ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती है, सबके सब, लेकिन कुछ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, जैसे कि एम्पिसिलिन हमारे पास आ गई है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेटे ये लार्ज टाइप ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, जिसके अंदर हमारे पास बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं, और इसमें टेट्रासाइक्लिन आती है और क्लोरमफेनिकॉल आती है। ठीक है बेटे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स नॉर्मली हमारे पास यूज करने का बड़ा कॉमन रुझान है, लेकिन इसको डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज करने की वजह बेटे ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के नुकसान भी बहुत है। नुकसान ये है कि बॉडी के अंदर तुम्हें पता है गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों हैं। गुड बैक्टीरिया से हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा मेंटेन है, जो कि बैड बैक्टीरिया को खुद ही किल करते हैं और बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म मेंटेन रखते हैं। अब चूंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती गुड बैक्टीरिया और ब्रॉड बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इसके लिए बैक्टीरिया दुश्मन है, चाहे वो गुड है चाहे वो ब्रॉड है। और तुम्हें पता है बैक्टीरिया प्रोक्रियोट्स में आते हैं। प्रोक्रियोट्स पता है ना, हम यूक्रियोटिक सेल्स हैं, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी होती है। तो ये ड्रग्स उस बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करती हैं, प्रोक्रियोट्स के अगेंस्ट काम करती हैं, और गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, और बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा की वजह से जो आम इन्फेक्शंस होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया कंट्रोल में रखते हैं, जब स्कूल का गेट कीपर ही मौजूद नहीं होगा तो अब कौन देखेगा कि अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या क्लास में टीचर नहीं होगी बच्चों को बातें करने की या अंदर बाहर जाने की। इसी तरह बॉडी में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन पे कोई चेक नहीं होता, तो वो एकदम बॉडी में शो अप होते हैं और नुकसान पहुंचता है। और ऐसी चीज हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक होती है अगर हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम हो। इसलिए हमें कल्चर करवाए बगैर, ऑब्वियसली बाजुकात इतने अरसे में आपको साइन एंड सिम्टम्स से भी पता लग जाता है क्या देना चाहिए, लेकिन नॉर्मली कल्चर टेस्ट रिकमेंड किया जाता है, जो करना चाहिए। सो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया में क्या है, हमारे पास कैंडिडियासिस हो जाता है, जिससे कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो चेक में रखता है इसको, कैंडिडा को, लेकिन कैंडिडियासिस हो जाता है जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यूं ये इन्फेक्शन आ जाता है। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है सुपर इन्फेक्शन की। देखो, अगर मैं कोई एक ड्रग खाऊं, उसकी वजह से एक चीज तो क्लियर हो जाए या वो सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन उस ड्रग की वजह से कोई और इन्फेक्शन हो जाए, उसको सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। यानी कि तुमने ड्रग खाई एक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उसी की ट्रीटमेंट के दौरान तुम्हें कोई और इन्फेक्शन हो गया, वी विल से अ सुपर इन्फेक्शन हैज टेकन प्लेस और इज देयर बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, सो इसलिए हमें स्पेसिफिक कल्चर करवा के टेस्ट करना चाहिए मोस्टली। अच्छा, एंटीबायोटिक देने से पहले कल्चर टेस्ट करना चाहिए कि एंटीबायोटिक देने के बाद कल्चर टेस्ट करना चाहिए तुम्हारे ख्याल से? वेरी गुड, हमेशा पहले करते हैं। ओके, गुड गुड, थैंक यू, यू नो दिस वन। पहले कर दो, एम्पेरिकल थेरेपी शुरू कर दो, टेस्ट भिजवा दो। एम्पेरिकल थेरेपी बेस्ड ऑन जजमेंट होती है। जब तक तुम्हें नहीं पता लगा इन्फेक्शन की क्या वजह है, तुमने एम्पेरिकल थेरेपी के जरिए उसको करवा दिया।
उसको करवा दिया और उसके बाद ऑब्वियसली जब रिजल्ट आया तो यू स्विच बैक टू द ओरिजिनल थेरेपी। ओके ग्रेट, यहां तक सारा क्लियर है बेटे? यहां तक सारा क्लियर है? ओके बेटे, मैं चाह रही हूं अब 161 पेज से लेके जो मैंने तुम्हें 162 पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तक पढ़ाया है वो इनाम दानिश की बुक से रीड करो। जिनके पास किताब नहीं है, मैंने ग्रुप में स्नैपशॉट शेयर की है। 6 मिनट का टाइम दे रही हूं मैं तुम्हें, 6 मिनट्स के लिए इसको रीड करो। उसके बाद फिर आगे फर्दर रिज्यूम करेंगे। यू हैव 6 मिनट्स फ्रॉम नाउ ऑन, स्टार्ट रीडिंग।
ओके ग्रेट बेटे, अगर ये क्लियर है हम अब आगे मूव करते हैं। बेटे काइंडली बुक पे देखो, यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स और ड्रग रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, और फिर क्लासिफिकेशन दोबारा लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर। ये सारा वही है, मैं खाली जनरली एक्सप्लेन करूंगी, इसको तुमने अभी नहीं मेरे लेक्चर के बाद खुद रीड आउट करना है, ठीक है? अभी नहीं, मेरे लेक्चर के बाद रीड आउट करना है खुद। सबसे पहले बेटे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स में बहुत जरूरी है, इसमें इसने जनरल बातें ये लिखी हुई हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले कल्चर करवाना जरूरी है, और पेशेंट की कंडीशन और उसके हिसाब से अगर उसको मिक्स्ड इन्फेक्शन है तो हम उसको ऐसा कॉम्बिनेशन देंगे जो मिक्स्ड इन्फेक्शन को ट्रीट करे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जरूरत है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देंगे, वरना हम एक्सटेंडेड और नैरो पे लिमिट करेंगे। नॉर्मली मिक्स्ड इन्फेक्शंस में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी ये होते हैं, अगेन इसमें सुपर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा और बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं मिक्स्ड इन्फेक्शन होने की वजह से और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स देने की वजह से। फिर एक चीज ये होती है ड्रग रेजिस्टेंस का, इसमें जिक्र है। ड्रग रेजिस्टेंस का बेटे ये बताया हुआ है कि ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसलिए डेवलप हो जाती है बेटे कि whenever you are using something and your body get used to of that drug, बैक्टीरिया जब उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो लिविंग के अंदर आते हैं। याद रखो, जैसे हम हालात के हिसाब से खुद को चेंज, अडेप्ट या म्यूटेट करते हैं, उस तरह बैक्टीरिया के पास भी डीएनए है, वो भी खुद को अडेप्ट, चेंज या म्यूटेट करता है। नॉर्मली ड्रग रेजिस्टेंस इनकम्प्लीट थेरेपी की वजह से होती है। जब तुम्हें कहा जाए कि तुमने इतने अरसे के लिए इतनी ड्रग यूज करनी है, 5 दिन की थेरेपी है या मैक्सिमम 21 दिन की थेरेपी है, एंड यू डू नॉट फॉलो दैट, इफ यू डू नॉट फॉलो दैट, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया चूंकि ड्रग के अगेंस्ट एक्सपोज हो चुका होता है, तो नई जो उसकी आने वाली नस्ल होती है, प्रोजेनी, जब वो डिवाइड होता है तो वो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई अपने अंदर चेंजेस लाके एडेप्टेशन क्रिएट कर लेता है, क्योंकि तुमने उसको पूरे तौर पे किल ही नहीं किया। 3 दिन हम खाते हैं, हम कहते हैं हमको ज्यादा दवाई खाएं हमें नुकसान होगा, हम तो ठीक हो गए हैं। बेटे यू आर फाइन, यू आर सिम्टमलेस, बट द बैक्टीरिया इज देयर, यू आर नॉट किलिंग द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वहां मौजूद है, लेकिन अभी इतना ताकतवर नहीं है कि तुम्हें इन्फेक्ट कर दे। अगली बार जब वो उसकी नई प्रोजेनी तुम्हें इन्फेक्ट करने के काबिल होगी तो उस दवाई के अगेंस्ट वो पहले रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका होगा, और उसका नुकसान ये होगा कि दैट मेडिसिन विल नॉट इफेक्ट ऑन यू एट ऑल एंड यू हैव टू स्विच टू एन ऑल्टरनेटिव। एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, कि तुम ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच ऑन कर रहे हो, तो टाइम टू टाइम यू वोंट बी एबल टू ट्रीट दैट इन्फेक्शन। इसीलिए कहा जाता है कि इनकम्प्लीट थेरेपी से बाज रहा जाए। खास तौर पर एंटीबायोटिक्स जितने दिन के लिए प्रेस्क्राइब की जाती हैं उतने दिन जरूर खानी चाहिए। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स के अंदर आता है, प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है प्रिवेंशन। बेटे कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो हम प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर के स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज के बाद, तब दी जाती हैं। इसके अलावा सर्जरीज वगैरह के वक्त दी जाती हैं। ट्यूबरक्लोसिस का कोई पेशेंट, अगर कोई टीबी का पेशेंट की देखभाल कर रहा है या उसके साथ मौजूद है, तो तुम्हें पता है साथ जो मौजूद लोग हैं या जिनका कोई कांटेक्ट हुआ होता है उनको भी प्रोफाइलेक्टिकली टीबी की मेडिकेशंस दी जाती हैं ताकि वो इसको डेवलप ना कर सकें, ठीक है? और इसके अंदर बेटे ये सारी चीजें एक्सप्लेन है। फिर जर्नल लिखा हुआ है कि केमिकल नेचर की बेस पे, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उस बेस के ऊपर भी हम एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करते हैं। टाइप ऑफ एक्शन और एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें कवर करवा दी हैं। मैं अभी इसको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू तुम्हें अभी पढ़ने का टाइम दूंगी, लेकिन बेसिकली मैंने इसको तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। ये बल्कि मेरी क्लास के बाद ही पढ़ना, अभी तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी क्लास के बाद रीड जरूर कर लेना, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। मैं इस वक्त आई हूँ पेज नंबर 164 पे, जो मैंने स्नैपशॉट तुम लोगों को लेकर भेजी हुई है। ये उस स्नैपशॉट की आखिरी स्नैपशॉट है, और इसके अंदर हमने अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बैक्टीरिया को डिवाइड किया है, सॉरी एंटीबायोटिक्स को। और ये बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि देखो इनाम दानिश ने उसके नीचे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तुम्हें जब भी पेपर में एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, तो पीछे मैंने तुम्हें जो भी क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टाइप्स बताई हैं, तुमने उनमें से कोई भी नहीं पेपर में लिखनी, तुमने यही क्लासिफिकेशन लिखनी है। तुमने लिखना है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जहन में रखो, चाहे पेपर में मेंशन हो चाहे ना, क्लासिफिकेशन तुमने यही लिखनी है। सबसे पहले वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनने देते। घर का अगर मेन दरवाजा ना हो तो तुम चोर डाकू एंटर होने से या किसी और को रोक सकते हो? नहीं। तो सेल वॉल उसकी मेन जो है वो क्या कह लो कि बैक्टीरिया की प्रिवेंशन को, वो उसकी आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखती है और उसको प्रिवेंट करती है। अब इस क्लास के अंदर वो एजेंट हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही नहीं बनने देते, उसको कमजोर कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है वो अपना दिफा या अपना बचाव नहीं कर पाता। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसिरीन और वेंकोमाइसिन। फिर आते हैं हमारे पास वो वाले, अच्छा इसमें जो ये सेकंड वाला लिखा हुआ है ना, एजेंट सॉल्टरिंग बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, इसमें हमारे पास है एम्फोटेरिसिन बी, पोलीमिक्सिन और निस्टेटिन। ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को ऑल्टर करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं वो जो उसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, उसमें सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोपैम है। फिर हमारे पास आ जाते हैं वो जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए से इंटरफेयर करते हैं, उसमें है फ्लोरोकिनोलोन्स और रिफेम्पिसिन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो जो प्रोटीन जो बैक्टीरिया ने बनानी होती है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, उसको रोकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का अमल राइबोसोम पे होता है। राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, 50S और 30S बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। यूक्रियोटिक सेल्स के अंदर 50S और 20S होते हैं और टोटल 70S होता है। यहाँ पर हमारे पास 50S और 30S है। अब वो एजेंट जो 50S वाले पोर्शन के ऊपर, 50S वाला बड़ा पोर्शन होता है, जो उसके ऊपर एक्ट करते हैं वो है क्लोरमफेनिकॉल और मैक्रोलाइड। और वो वाले जो एक्ट करते हैं 30S के ऊपर, उसमें आते हैं टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसको याद करने का मैं बच्चों को हमेशा एक तरीका बताती हूँ कि 50S पे जो काम करते हैं उसको याद रखो, सीएम। सीएम मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ सीएम जैसे चीफ मिनिस्टर होता है। तो सी से क्लोरमफेनिकॉल और एम से मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स के अंदर एरिथ्रोमाइसिन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जो हॉस्पिटल में यूज होती है, ये सब मैक्रोलाइड है और ये बैक्टीरिया की प्रोटीन को किल करते हैं, स्पेशली 50S पे। और जो 30S पे एक्ट करते हैं उसको याद रख लो एट से, एटी एट। एट से अमाइनोग्लाइकोसाइड, टी से टेट्रासाइक्लिन। यू पेपर में तुम्हें मिक्स नहीं होंगे कि 50S में कौन था, 30S में कौन। 50S में सीएम और 30S में एट से अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, सीएम से क्लोरमफेनिकॉल और मैक्रोलाइड्स। और इसको बाकी ड्रग्स के साथ तुम इसलिए कंफ्यूज नहीं कर सकते कि यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो तुमने एंटीबायोटिक्स में से ही वो नाम सिलेक्ट करने हैं जो इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, एक नीचे ना इसको और एलेबोरेट करके टेबल को बनाया हुआ है। अगर तुम देखो तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है ना, उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बीटा लैक्टम में और अदर एंटीबायोटिक में। और बीटा लैक्टम में भी फर्दर टाइप है जिसमें पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स आता है, और फर्दर उनकी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये भी आगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो इंशाल्लाह तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों ऐसे डिवीजन है, और फिर मैं इस टेबल के ऊपर दोबारा आऊंगी आगे कवर करवाने के बाद। अब दोबारा तुम्हें 5 मिनट दे रही हूँ। ये जो मैंने सारा जल्दी से एक्सप्लेन किया है ना, मेरे लेक्चर के बाद आई डाउट कि तुम किताब नहीं खोलते। अल्लाह ना करे ऐसा हो और मैं रॉन्ग हूं और तुम खोलते हो। फिर भी अभी जो मैंने ये एंटी माइक्रोबियल्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाई है, और खास तौर पर ये क्लासिफिकेशन, मैं चाह रही हूँ 5 मिनट में इसको खाली तुम एक नजर देख लो कि कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम्हारे समझने से रह गई है। रह गई है तो पूछ लो। फिर मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ पेनिसिलिन से। शाबाश, डू इट राइट नाउ फॉर 5 मिनट्स, यू हैव द टाइम ऑफ 5 मिनट्स।
जी बेटे डन, आगे चले हम। क्लियर है? 5 मिनट हो गए हैं तुम्हारे। ओके बेटे आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास पेनिसिलिन्स की बेटे, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में। आई रियली एंजॉय इट एंड यू विल एंजॉय इट एज वेल। ओके, अच्छा जैसे हर चीज को हमने क्लासिफाई किया है, अब हम पेनिसिलिन्स को भी क्लासिफाई करेंगे और तुम्हें समझ आएगी वार्ड में जब हम ड्रग्स और डिफरेंट चीजें यूज करते हैं तो वो कैसी इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले, अच्छा सॉरी, जिनके पास किताब नहीं है उसके लिए मैंने स्नैपशॉट शेयर नहीं की है। लेट मी, अच्छा कोई डू मी अ फेवर प्लीज, जिनके पास बुक है वो पेनिसिलिन्स वाले की एक स्नैपशॉट शेयर कर दो बेटे ग्रुप में। मेरी वाली बुक जरा काफी खस्ता हाल में है, सो माइट भी तुम्हें पढ़ने में डिफिकल्टी हो। सहर, आबदा, हबीबा, जिसके पास भी किताब है बेटे, पेज नंबर 165 और 166 की एक स्नैपशॉट बेटे ग्रुप में शेयर कर दो उनके लिए जिनके पास किताब नहीं है। मैंने ना इसका ना मैंने बात किया जितना कुछ होगा परेशान ना हो, आराम से कर। 1000 बताइए पूरी। हाँ मुझे एक बंदे पे तो रिलाय करना था। शेयर हो जाए बेटे तो बता देना कि कर दिया ताकि मैं स्टार्ट कर दूं। ओके बेटे, थैंक यू बेटे। अच्छा बेटे पेनिसिलिन से बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे पेनिसिलिन्स के नीचे एक सेंटेंस लिख लो, ऑल पेनिसिलिन्स आर बैक्टीरियसिडल इन एक्शन। यानी सारी की सारी पेनिसिलिन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती नहीं है बल्कि उसको किल करती हैं। ये लाइन अपनी बुक के नीचे लिख लो क्लासिफिकेशन से बिल्कुल पहले, ऑल पेनिसिलिन्स आर बैक्टीरियसिडल इन एक्शन। पेपर में तुम लोग स्पेलिंग में एक और गलती करते हो, प्लीज ध्यान रखो, वर्ड बैक्टीरियोस्टैटिक है, आई के बाद ओ है स्टैटिक में, और बैक्टीरियोसिडल नहीं है, बैक्टीरीसिडल है, आई के बाद कोई ओ नहीं है दूसरी तरफ।
ओके बेटे, रिपीट कर देती हूँ बेटे, मैंने कहा है पेनिसिलिन के नीचे लिखो ऑल पेनिसिलिन्स आर बैक्टीरिसिडल इन एक्शन। बैक्टीरियोसिडल नहीं करना, बैक्टीरियोस्टेटिक वर्ड होता है और बैक्टीरिसिडल वर्ड होता है। ठीक है, अब ठीक है सादिया? ओके बेटे, अब आती हूं मैं इसकी क्लासिफिकेशन पे। बेटे देखो जरा, नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलिन जी आती है और फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वी है हमारे पास। फिर हमारे पास सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है। सेमी सिंथेटिक के अंदर हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर बेटे प्रोकेन पेनिसिलिन है और बेंजाथीन पेनिसिलिन है, ये नाम है इनके। ऑरली इफेक्टिव के अंदर जो ऑरली देते हैं वो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है। फिर उसके बाद अगली क्लास है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है, जिसमें मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन वगैरह आती हैं। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन आती है। उसके बाद एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है, जिसमें एजलोसिन, पिप्रसिलिन, टिकारसिलिन, मेजलोसिलिन ये आती हैं। ये इन खास ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, यानी सिर्फ सूडोमोनास के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है पेनिसिलिन, इसलिए इसको एंटी सूडोमोनल भी हम कह रहे हैं। इसका मतलब है ये नैरो स्पेक्ट्रम भी है। Penicillins are bactericidal effective mainly against multiplying organisms. They do not affect organisms during their resting stage. बेटे जो भी उनका इफेक्ट होगा जब ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उस वक्त के पेनिसिलिन अपना किलिंग इफेक्ट शो करेंगी। रेस्टिंग फेज में ऑर्गेनिजम्स को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ये सारी क्लासिफिकेशन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन आर बैक्टीरिसिडल इन नेचर, और नीचे तुम कोई 3-4 ड्रग्स के नाम फॉर एग्जांपल करके कुछ भी याद कर लो जो तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो अपने वर्ड्स के अंदर, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, और हमारे पास ऑगमेंटन वगैरह आ गई। प्लीज ट्रेड नेम पेपर में यूज मत करना, जेनेरिक नेम यूज करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अच्छा बेटे, आगे चल रहे हैं अब हम पेनिसिलिन के मोड ऑफ एक्शन की तरफ के पेनिसिलिन अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं। पेनिसिलिन इनहिबिट करती हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को। किसकी सिंथेसिस को? सेल वॉल की। ये तुमने उसकी क्लासिफिकेशन में भी पढ़ लिया था। अब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो दो चीजों से मिलकर बनती है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन्स होती हैं इनकी, और इन चेन्स ने आपस में दो एंजाइम की मदद से मिलना होता है। इंग्लिश लेटर एच तुमने देखा हुआ है, एच में एक लाइन एक तरफ होती है, एक लाइन एक तरफ, सेंट्रल वाली लाइन लगा दो तो वो एच बन जाता है। अगर ना लगाओ तो दो आई लगते हैं या दो वन लगते हैं या दो सीधी लाइनें लगती हैं, लेकिन एच नहीं बनता। इसी तरह सेल वॉल के अंदर ये दो चेन्स होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की और ग्लाइकोपेप्टाइड्स की, इन्होंने आपस में मिलना होता है तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनता है। और दो खास एंजाइम होते हैं जो इनको मिलने में अहम किरदार अदा करते हैं। एक का नाम है ट्रांसपेप्टिडेज, एक का नाम है एंडोपेप्टिडेज। ठीक है, पेनिसिलिन क्या करती हैं, इन दोनों एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देती हैं। जब ये दोनों एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं तो ये दोनों चेन्स आपस में मिल नहीं पाती हैं। जब ये दोनों चेन्स मिल नहीं पाती हैं तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं बनता, स्ट्रक्चर नहीं बनता तो किलिंग इफेक्ट होता है, यानी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ऐसे पेनिसिलिन अपना एक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा, पेनिसिलिन के अंदर एक मिनट ठहरो जरा।
बेटे जरा अपना ग्रुप चेक करो, तुम्हारे ग्रुप के अंदर मैंने एक डायग्राम भेजी है, उस डायग्राम को देखो और उसको समझना बहुत जरूरी है, तो तुम्हें पेनिसिलिन का एक्शन समझ आएगा। वो डायग्राम सब अपने सामने निकाल लो एंड देन लिसन टू मी। निकाल लो तो मुझे बता देना। बेटे डायग्राम ओपन कर लिए है? मंडे से साहिल की भी क्लास है, अब इसका भी होमवर्क देखना है। तुमने कहा था मैं फोन करके बता। ओके ग्रेट। बेटे जरा डायग्राम पे गौर करो, देखो दो रिंग्स बनी हुई हैं, एक रिंग के अंदर मैंने ए लिखा हुआ है, एक रिंग के अंदर बी लिखा हुआ है। बेटे जिस रिंग के अंदर बी लिखा हुआ है उसका नाम है बीटा लेक्टम रिंग। ये जो इस रिंग की खास स्ट्रक्चर है ना, ये जिस तरह बनी हुई है, इसका नाम है बीटा लेक्टम रिंग। बीटा लेक्टम रिंग के ऊपर देखो NH ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ R का मतलब है अल्काइल चेन, कोई भी यहाँ पे साइड चेन लग जाएगी। जो ए रिंग है उसका नाम है थायाजोलिडीन रिंग। ठीक है, ये ऊपर टी मेरी किताब में मिटा हुआ है थोड़ा सा, H आई है, H से पहले टी है। ए का है नाम थायाजोलिडीन रिंग। थाया का लफ्ज वहां आता है जहां सल्फर ग्रुप लगा हो। देखो ए रिंग के ऊपर सबसे ऊपर S लिखा हुआ है, S का मतलब सल्फर है। उसके साइड पे दो मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप लगे हुए हैं दो साइड पे, और नीचे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। तुम इसको बेशक भूल जाना, तुम्हें ये पेपर में बनानी नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम्हें डायग्राम समझ नहीं आएगी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा पेनिसिलिन का, तुम्हारे लिए इसलिए मैंने बनाई है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं 6 अमाइनो पेनिसिलेनिक एसिड, नाम लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ये छठी पोजीशन है ना, बी रिंग के ऊपर जहां NH और साइड पे R लिखा हुआ है, ये NH अमाइनो ग्रुप है और ये छठी पोजीशन है, तो इसकी वजह से इसका नाम है 6 अमाइनो पेनिसिलेनिक एसिड। अच्छा बेटे हमेशा ज़हन में रखना, सारी जो बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं और अपना किलिंग इफेक्ट करती हैं। ठीक है, उनमें आ जाती हैं पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन्स, ठीक है, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम्स। अब चूंकि इनका नाम बीटा लेक्टम एंटीबायोटिक है, तो जेन में रखो ये बी वाली रिंग इनके पास होना बहुत जरूरी है। ये बी वाली रिंग से ही बैक्टीरिया को किल करते हैं। अगर ये बी वाली रिंग नहीं होगी तो बैक्टीरिया पे कोई किलिंग इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए इस रिंग की वजह से हमने इसका नाम ये रख दिया। अगर किसी रिंग वजह से ये रिंग तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो एंटीबायोटिक अपनी एक्टिविटी से महरूम हो जाता है। बैक्टीरिया का ये मकसद होता है कि वो इस रिंग को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे ताकि ड्रग अपना एक्शन परफॉर्म ना कर सके। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास एक एंजाइम होता है
जिसका नाम होता है बीटा लैक्टमेज। हमेशा याद रखो, जिसके एंड में एज का लफ्ज आए वो एंजाइम होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं जिसके एंड में एज नहीं आता और वो एंजाइम है, जैसे कि पेप्सिन, जैसे कि ब्रोमीलेन, ये सारे भी एंजाइम्स हैं। अच्छा जी, जनरली 90% एज के एंड में आता है। अब कुछ बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज, और इसी एंजाइम का दूसरा नाम है पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज, दोनों एक ही एंजाइम के नाम है। जिन एन बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम होता है वो क्या करते हैं, इस बीटा रिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती और उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। इसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास एमॉक्सिसिलिन, ऑगमेंटन। ऑगमेंटन का क्या नाम है, ट्रेड नेम, सॉरी जेनेरिक नेम, को एमॉक्सीक्लेव। को का मतलब है मैं कंबाइंड हूं, एमॉक्सी का मतलब है मेरे पास एमॉक्सिसिलिन है, क्लेव का मतलब है मेरे पास क्लेवुलेनिक एसिड है। ये क्लेवु सबसे पहले इन दोनों से मिलकर ऑगमेंटन बनता है। एमॉक्सिसिलिन अभी तुमने मेरे साथ क्लासिफिकेशन में पढ़ा, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी वो ढेर सारे बैक्टीरिया की टाइप्स को किल कर सकती है, लेकिन वो बहुत जल्दी उसका एक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है और उसकी बीटा रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मुझे कोई ऐसा एजेंट चाहिए जो मुझे प्रोटेक्ट करे और मेरी बीटा रिंग डिस्ट्रॉय ना हो, तो ऑगमेंटन के अंदर उस एजेंट का नाम है क्लेवुलेनिक एसिड। ये क्लेवुलेनिक एसिड खुद बैक्टीरिया का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम है बीटा लैक्टमेज, ये उसका दुश्मन है। ये कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं रखता। अगर अकेला क्लेवुलेनिक एसिड खाओ कोई बैक्टीरिया नहीं मरेगा, ये सिर्फ जाके उस एंजाइम को रोकता है। जब ये उस एंजाइम को रोकता है तो वो एंजाइम अब एमॉक्सिसिलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जब एमॉक्सिसिलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, एमॉक्सिसिलिन मजे से अपना एक्शन परफॉर्म करती रहती है, इसलिए ऑगमेंटन का एक्शन एमॉक्सिसिलिन की निस्बत ज्यादा एनहेंस्ड होता है। क्या मैंने जो तकरीर की है तुम्हें समझ आ गई है? क्या ये समझ आ गई है बेटे? ओके ग्रेट, एक और एग्जांपल देती हूँ। एक और कॉम्बिनेशन है हमारे पास एमपी क्लॉक्स का। एमपी क्लॉक्स के अंदर वो कहता है मेरे पास दो चीजें हैं, एम्पिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन। एम्पिसिलिन इसके अंदर वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वही मसला है इसका कि इसको डिस्ट्रॉय कर देता है वो एंजाइम, कौन सा, पेनिसिलिनेज। लेकिन जब हम इसे क्लॉक्सासिलिन के साथ कंबाइन करते हैं, क्लॉक्सासिलिन अब यहाँ पर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर नहीं है, क्लॉक्सासिलिन भी एक और हमारे पास एंटीबायोटिक है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करने से उसका एक्शन भी एनहेंस्ड हो जाता है, और इसलिए हम एमपी क्लॉक्स का भी कॉम्बिनेशन देते हैं। बाज़ औक़ात हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को किसी ऐसे एजेंट के साथ कंबाइन करते हैं जिसका खुद कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो रोकता है उस एंजाइम को जो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करता है। और बाज़ औक़ात हम दो डिफरेंट किस्म की पेनिसिलिन्स को भी कंबाइन करके उसका एक्शन एनहांस कर देते हैं। अब मैं चाहती हूं ये सारी कहानी मोड ऑफ एक्शन से लेकर रेजिस्टेंस तक तुम पढ़ो। फार्मेकोकाइनेटिक्स से पहले पहले 5 मिनट जरा पुरसकून दिमाग के साथ, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। मुझे पता है आज ज्यादा हो रहा है, पर तुम्हारी बेस बनाना बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक से हम ऐसे भाग नहीं सकते। 5 मिनट के लिए वी आर क्वाइट, स्टार्ट रीडिंग बेटे।
ओके बेटे, डन, क्लियर है सारा? बेटे आगे चलूं? ओके ग्रेट। अच्छा, ज्यादा तो नहीं हो गया? समझ तो आ रही है ना? ये यस मैम ज्यादा के लिए कहा है कि समझ आने के लिए? ठीक है, मुझे भी लग रहा है काफी हो गया है। यहीं पे रोकती हूं मैं इसको। प्रीवियस किसी जगह से कहीं से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना तुम्हें? अच्छा, अटेंडेंस मार्क करके किसी ने अभी तक ग्रुप पे नहीं भिजवाई बेटे? अच्छा अच्छा, बस कर दी है। अटेंडेंस मार्क करके ग्रुप में भिजवा दो। कौन ले रहा है अटेंडेंस? 5 लोग मेरे पास प्रेजेंट है, बस इन्हीं 5 की अटेंडेंस होनी चाहिए। जूलियस है, सहर है, इफ्रा है, हबीबा है और सादिया है। मुझे लगता है आपदा नहीं है इस वक्त। आपदा नहीं है ना? आपदा हो तो इधर रिप्लाई करो, वरना मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। तुम लेट भी आई थी। आप 4 हो गए हैं। ओके, अब इन्हीं 4 की अटेंडेंस लगेगी। कौन अटेंडेंस मार्क कर रहा है? आप फिर 5 हो गए हैं। ये क्या तुम लोगों ने आना जाना लगाया हुआ है? ये कौन कौन है? ठहरो मैं चेक करूं। मैं मॉडरेटर लिंक में जाके चेक कर लेती हूँ कौन कौन है कौन कौन नहीं, अगर तुम लोगों ने ऐसे एक दूसरे को कवर देना है तो। पांच लोगों की अटेंडेंस, सिर्फ 5 लोगों की मुझे ग्रुप में आनी चाहिए। मैं वही 5 आगे भेजूंगी। छठा जो भी बच्चा था पहले ऑनलाइन अब नहीं है, उसकी नहीं जाएगी। अगर 6 लोगों की अटेंडेंस आई तो मैं अपनी मर्जी से किसी एक बंदे का नाम उसमें से निकाल दूंगी। जी बिल्कुल, 5 लोगों की, जूलियस या जो भी क्लास में है रिस्पॉन्सिबल अटेंडेंस के लिए, वो अटेंडेंस लगा के तो मुझे ग्रुप में सेंड करो अभी के अभी, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैं
उसको आगे फॉरवर्ड कर दूं। 6। ओके, थैंक यू इफ्रा। ओके बेटे, सी यू नेक्स्ट वीक, हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज, पढ़ना अच्छे से।